हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक होगा राज्य की नीति निदेशक तत्व। यहां से पीटी में बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और मेरा ये प्रयास होगा कि अपनी इस संक्षिप्त चर्चा में हम उन सारे एरियाज पे डिस्कस कर ले जहां जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है डीपीएसपी को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं ललिता यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। इंटरव्यूज का अनुभव है। एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है, चाहे आईएएस का मेंस हो या फिर पीसीएस के मेंस हो, इसलिए मैं आप लोगों को इतिहास भी पढ़ाती हूँ शाम में 4:30 बजे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया एकेडमी। आप जुड़ जाइए फटाफट इस टेलीग्राम चैनल से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, जितना शेयर कर सकते हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कमेंट कीजिए यदि आपको चीजें समझ में आ रही है, मेरी पढ़ाई हुई चीजें और आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है, चीजें याद हो रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। फटाफट टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। राज्य की नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये हम मेंस में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि क्विक रिवीजन करना है। तो आप एक बार देख सकते हो कि अंबेडकर ने नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है और कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य किसमें निहित है? डीपीएसपी में निहित है। ये अंबेडकर ने कहा। पायली और केसी वियर की हमें कोई जरूरत नहीं, इन्होंने क्या कहा है। अब आते हैं क्या है डीपीएसपी। बेसिकली पहली बात हमको ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान के भाग 4, कौन से भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी को प्रतिष्ठापित किया गया है। इनका डीपीएसपी का लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है कि डीपीएसपी का लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तो बिल्कुल सही होगा। जैसे आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, जहां मौलिक इस तरीके का कोई स्टेटमेंट यदि आपको मिलता है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, वहीं डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगली बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों, जो डीपीएसपी है इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है तथा ये देश की शासन व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत है। इसको तो मैं बताऊंगी गैर न्यायोचित, यानी कि इस 36 से 51 तक जो भी प्रोविजन किए गए हैं, उन प्रोविजन की डिमांड करने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई कोर्ट जी, न्यायालय जी, ये यहां पे लिखा है डीपीएसपी में कि हमको ये चीजें, ये सुविधाएं मिलेंगी, हमको मिल नहीं रही हैं। तो डीपीएसपी कहेगा कि बालक ऐसा है, जो डीपीएसपी है ना, ये गैर न्यायोचित है, यानी न्यायालय में इनको लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, जिन डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य कानून बना देगा तो फिर वो लागू हो जाएंगे। बात समझ में आई? 3-4 चीजें याद रखनी है कि केवल फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार ही न्यायालय में परिवर्तनीय है, ना तो प्रस्तावना, ना फंडामेंटल ड्यूटी और ना ही डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय है। मौलिक सिद्धांत है, अभी मैं बताऊंगी, आर्टिकल 37 से सीधा जुड़ा है, यहां से क्वेश्चन भी बना है। ये सिद्धांत देश के प्रशासक जो है उनके लिए एक आचार संहिता है, जो हमारे राजनेता है उनके लिए एक आचार संहिता है कि भाई क्या क्या प्रोविजन हम लागू कर सकते हैं देश के समय काल परिस्थितियों के अनुसार, जो बदल रही हैं चीजें, जो भी नए नए संसाधन हमारे पास में आ रहे हैं, तो हम क्या क्या चीजें लागू कर सकते हैं। डीपीएसपी की एक आचार संहिता के तौर पर काम करते हैं। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएंगे। राज्य की नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सर्व प्रमुख आधार है। आईएएस 2020 में सीधा क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को दर्शाते हैं? मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, प्रस्तावना, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमें पता है कि भाई कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात कौन करते हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व करते हैं। ठीक है, रिवाइज भी कराऊंगी, टेंशन मत लेना। कल्याणकारी राज्य होता क्या है? तो भाई वो संवेदनशील, मतलब वो संकल्पना होती है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, जिसमें राज्य के नागरिकों को, विशेषतः जो कमजोर और वंचित या
संवेदनशील वर्ग हैं उनके कल्याण का काम किया जाता है। यानी केवल हम समानता ही नहीं देंगे कि भाई ठीक है आपको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समानता है, हम ऐसे कमजोर तबके, ऐसे कमजोर वर्ग जो कि विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रयास भी करेंगे। यही है कल्याणकारी राज्य, जैसे हम करते भी हैं। हम महिलाओं के लिए विशेष प्रोविजंस करते हैं, हम दिव्यांगों के लिए विशेष प्रोविजन करते हैं, एससी एसटी के लिए विशेष प्रोविजन करते हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए विशेष प्रोविजन का प्रयास करते हैं। यानी ऐसे वर्ग जो समाज की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं, उनके लिए विशेष प्रयास करे राज्य, वही होगा कल्याणकारी राज्य। ठीक है। अनेक महत्वपूर्ण अधिकार जैसे आजीविका का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा आदि को मूल अधिकारों के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। हमें पता है भाई आजीविका का अधिकार या सामाजिक सुरक्षा है, ये सब एज अ फंडामेंटल राइट अधिकार नहीं है, लेकिन हमने डीपीएसपी के माध्यम से उनको लागू करने का प्रयास किया है। ठीक है। इन अधिकारों को निदेशक तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है, जिससे समतापूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। और राज्य का यह दायित्व सौंपा गया है कि भाई राज्य जो है समय समय पे डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास करता रहेगा। अब बात आते हैं दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने 1937 में कहां से लिया है ये? आयरलैंड। 1937 याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है कि भाई डीपीएसपी को हमने कहां से उधार लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व संविधान की आत्मा और दर्शन है, यानी फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी दोनों को मिलाएंगे तो हमें दिखेगा कि ये एक पूरे संविधान का दर्शन दिखता है। ऑस्टिन ने भी, कोई जरूरत नहीं है इसकी, निदेशक तत्वों और संविधान की मूल आत्मा का है, कोई जरूरत नहीं है, पीसीएस वगैरह में पूछ सकता है। ये बताइए, नहीं ये ध्यान रखिएगा कि निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। हम देख चुके हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करने वाले जो पश्चिमी उदार विचारों को भारतीय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करके, यानी बहुत सारे हमने उदारवादी विचारों को अपनाया है, बहुत सारे हमने समाजवादी विचारों को अपनाया है, यहां से अलग से क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे गांधीवादी विचारों को हमने डीपीएसपी में समाहित किया है। यानी कि डीपीएसपी के 36 से 51 तक 3 आप भाग मिलेंगे आपको। कुछ उदारवादी प्रोविजंस मिलेंगे, कुछ समाजवादी प्रोविजंस मिलेंगे, कुछ गांधीवादी प्रोविजंस मिलेंगे। यहां से भी पीटी में क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन से समाजवादी हैं। बना है आईएएस 2011 या 12 का क्वेश्चन देखना, सीधा क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन से गांधीवादी प्रोविजंस हैं, तो उसमें से हमें छांटने हैं, वो मैं अभी करवाऊंगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। नीति निर्माण के लिए निर्देश है, भाई इनकी विशेषताएं यदि हम देखें तो क्या है डीपीएसपी? निर्देश दिया गया है। देखो जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम हर चीज को गारंटी दे दें। यदि हम हर चीज की गारंटी दे देते तो फिर पॉसिबल नहीं था और व्यक्ति जाते भाग के न्यायालय के पास। तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि भाई हम फंडामेंटल राइट की गारंटी देंगे, यदि उनका उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है नागरिक जा सकते हैं। लेकिन ये क्या डीपीएसपी के संदर्भ में ये व्यवस्था की गई कि राज्य इनको लागू करने का प्रयास करे। यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, इस उक्ति से स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इनको ध्यान में रखेगा। यह संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्यों के लिए सिफारिशें हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी एक आर्टिकल 37 जब मैं कराऊंगी ना, यहीं से करवा दूंगी, उस समय बता दूं। इतना समझ में आया? यानी गैर प्रवर्तनीय प्रवृत्ति जो है इनकी प्रकृति है, नॉन एनफोर्सेबल है, मैं बता चुकी हूं आपको। अनुच्छेद 37 क्या कहता है दोस्तों कि निदेशक तत्व न्यायालय में स्वतः प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये तभी लागू होंगे जब कुछ निदेशक तत्वों को कानून बना दिया गया है बकायदा। ठीक है, अपने आप ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। जैसे हमने आजीविका के लिए मनरेगा ले आए, भाई आजीविका का अधिकार जब तक मनरेगा नहीं था तो व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकते थे कि न्यायालय जी ये देखिए यहाँ पे तो आजीविका का अधिकार लिखा है आर्टिकल 41 में, लेकिन हमको मिल नहीं रहा है। तो न्यायालय कहेगा कि बच्चे ऐसा है, ये प्रवर्तनीय नहीं है। फिर सरकार ले आई मनरेगा। मनरेगा के तहत ये कह दिया गया कि भाई आपको इतने दिन के रोजगार की हम गारंटी देते हैं। अब यदि किसी अहिर्त व्यक्ति को मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति जा सकता है कि भाई ये देखो मनरेगा के तहत हमको काम नहीं मिल रहा है।
यानी कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाया। अब इस कानून के तहत यदि आपको नहीं मिल रहा है रोजगार तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं जा सकते कि डीपीएसपी में कहा गया है इसलिए हम जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रवर्तनीय नहीं है। जैसे यह प्रस्तावना में निहित समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना, हमें पता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, मैं पहली ही लाइन में बता चुकी हूँ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को अनुच्छेद 38 और 39 द्वारा अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया। अभी मैं बताऊंगी कैसे। आर्टिकल 38 में कल्याणकारी राज्य की बात है, आर्टिकल 39 में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो समाजवादी राज्य की अवधारणा से सीधे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 40 में सॉरी गाइस, आर्टिकल 40 आपको पता है पंचायतों की बात है, तो पंचायतें पहले नहीं थी। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम है, कभी कभी हो जाती है। याद रखना, स्थानीय स्वशासन का प्रोविजन तो पहले नहीं था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमने पंचायतों को इंक्लूड किया, संवैधानिक बनाया उनको। तो मोटे तौर पे आपको यह समझना है कि डीपीएसपी अपने आप में न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है जब तक कि राज्य उनको कानून बना के लागू नहीं कर देता है, और राज्य समय समय पे अलग अलग डीपीएसपी को लागू करता रहा है। ये फिर हमारे मेंस का विषय आएगा, ये हम मेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, ये मैं लास्ट में कराऊंगी एक बार। अब इसकी विशेषताएं हमने देखा कि भाई गैर न्यायोचित हैं, बहुत बार बता चुकी हूं। गैर न्यायोचित क्यों बनाया इनको, ये भी तो पता होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि भाई संवैधानिक निर्माताओं ने निदेशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित और गैर प्रवर्तनीय बनाया क्योंकि उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। यदि हम उसी समय इनको लागू कर देते तो लोग अलग अलग अधिकारों की मांग करते, जो कि देश के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वित्तीय संसाधन बहुत पर्याप्त नहीं थे। इसलिए फंडामेंटल राइट को प्रवर्तनीय बनाया और डीपीएसपी को हमने गैर प्रवर्तनीय बना के छोड़ दिया, और ये कह दिया गया कि भाई राज्य समय समय पे इनको लागू करने का प्रयास करेगा। होप आप लोगों को यहां तक। दूसरा इसका एक रीजन है, एक तो वित्तीय संसाधन नहीं थे, दूसरा विविधता और पिछड़ापन। देश की विविधता और पिछड़ापन क्रियान्वयन में बाधक थी। बहुत सारी विविधता है, जैसे हमने देखा आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, यदि हम उसी समय समान सिविल संहिता को लागू कर देते तो एक तरीके से वो अस्वीकार्य हो जाता बहुत सारे समूहों के लिए। जैसे आशा की गई कि देश अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर काम करे और राज्य नीति निदेशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई। यानी जब भी राज्य को यह लगेगा कि भाई अब हम सक्षम हैं ये निदेशक तत्व लागू करने के लिए, तो फिर राज्य कानून के माध्यम से उनको लागू करता रहेगा। ठीक है, व्यवहारिक निर्णय लिया गया और इन सिद्धांतों को न्यायिक और बाध्यकारी शक्तियां देने से परहेज किया गया ताकि वित्तीय संसाधनों और समय काल परिस्थिति के अनुसार देखते हुए फंडामेंटल राइट को प्रवर्तनीय बना दिया गया, डीपीएसपी को प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। ये कभी कंसेप्ट में पूछ ले पीटी में तो ध्यान रखना। अब हम आते हैं सीधा आर्टिकल्स के ऊपर, मैं एक बार लास्ट में रिवाइज कराऊंगी तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों सबसे पहले है आर्टिकल 36। हमने देखा आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी है। अब हम एक एक करके आर्टिकल अच्छे से याद करेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे आर्टिकल 36 में कुछ नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि जब तक अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य का वही अर्थ होगा जो कि भाग 3 में है। भाग 3 के आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है कि भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, स्थानीय सरकारें, बहुत सारे निकाय जिसमें राज्य की 1% भी भागीदारी है, वो सब राज्य होंगे। यानी कि आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित नहीं किया गया है, ये कह के छोड़ दिया गया है कि जो भाग 12 में राज्य है ना, वही 36 के तहत भी राज्य है। ठीक है, सिंपल सी राज्य की परिभाषा है, बात याद रखना। 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साफ साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो डीपीएसपी हैं ये मूलभूत होंगे, संविधान में मूलभूत होंगे यानी मौलिक होंगे। सीधा क्वेश्चन पूछा था आईएएस में कि निम्नलिखित में से कौन मूलभूत हैं यानी मौलिक हैं? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज या जो भी है प्रस्तावना। तो याद रखना डीपीएसपी, ये कहा गया कि किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब ये कहा गया कि राज्य इनको लागू करने का प्रयास करेगा। पहली बात, हो सकता है वो कट हो गया होगा, राज्य इनको लागू करने का प्रयास करेगा।
यानी ये शासन के मूलभूत हैं, ये शासन के मूलभूत हैं और राज्य इनको लागू करने का प्रयास करेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कही गई कि किसी भी न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु यहां लिखा तो है, मैं भी ऊपर पढ़ के, इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। याद रहेगा, पीटी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शासन के मूलभूत कौन है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि डीपीएसपी है कि कर्तव्य है कि प्रस्तावना है, तो डीपीएसपी है, साफ साफ लिखा गया है आर्टिकल 37 में। राज्य इनको लागू करने का प्रयास करेगा और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 36 समझ में आया परिभाषा। 37 शासन के मूलभूत होंगे। 38 बात करता है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की, यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आप लोगों से सीधा सीधा पूछे कि भाई कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां है, तो डीपीएसपी में है, और डीपीएसपी में भी कहां है, तो आर्टिकल 38 में है। याद रखिएगा, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, उनके संरक्षण के लिए लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मोटे तौर पे कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात की गई है आर्टिकल 38 में। राज्य विशिष्टता, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच में, विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के बीच में, मतलब बेसिकली जो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और अवसर की समानता को बढ़ाने का प्रयास करेगा। मोटे तौर पे आर्टिकल 38 को आपको याद रखना है, कल्याणकारी की अभिवृद्धि यानी लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां 6 प्रोविजन आते हैं। पहली बात यह कही गई है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त अवसर मिलेंगे, यानी अवसर की समता होगी, पुरुष को भी होगी, मेल को भी होगी और फीमेल को भी होगी, जीविका के पर्याप्त साधन। दूसरी बात ये कही गई है दोस्तों, ये दोनों आर्टिकल ये आपको ऐसे याद रखने हैं, 39A छोटा ए याद कर लेना, ये 39B, ये 39C, पिछली बार यहां से क्वेश्चन था 39C से। दूसरा कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से हो जिस प्रकार सामूहिक हित में प्रयोग हो। मोटे तौर पे इसी इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, देश के संसाधनों का देश हित में प्रयोग, ये कहा गया है 39B में। 39C में कहा गया है कि धन के संकेंद्रीकरण पर रोक, संकेंद्रण ना हो, धन के केंद्रीकरण पर रोक। 2021 में सीधा क्वेश्चन आया कि धन के केंद्रीकरण पर रोक की व्यवस्था कहां पे की गई है, डीपीएसपी मौलिक अधिकार कहां पे, तो हमको पता है डीपीएसपी के आर्टिकल 39C में की गई है। ठीक है, यानी 39A जीविका के समान अवसर, 39B देश के संसाधनों का देश हित में प्रयोग, 39C धन के संकेंद्रीकरण पर रोक। और याद रखना, पुरुषों और स्त्रियों, 39D में क्या है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। याद रखना, एक बार आईएएस में सीधा पूछा था कि देश के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी भाग में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात नहीं की गई है, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट था, तो हमको याद रखना है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहां की गई है, डीपीएसपी में बात की गई है, 39D में बात की गई। ठीक है, आगे आता है 39E, पुरुष और स्त्री कर्मगारों के स्वास्थ्य, बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा, यानी कोई विवश हो के काम ना करे, बच्चों की सुकुमार अवस्था जो है उसका दुरुपयोग ना हो, या स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ही एक तरीके से उद्योगों का संचालन किया जाए, विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में जाना ना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। तो ये बात की गई है 39E में, 39E में। और 39F बात करता है दोस्तों, 39F बात करता है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएंगे, शोषण से रक्षा की जाएगी। और हमको ये याद रखना है कि ये जो 39F है ना, ये मूल संविधान में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये है आपका 39। यानी मोटे तौर पे जीविका के पर्याप्त अवसर, संसाधनों का देश हित में प्रयोग, धन के संकेंद्रीकरण पर रोक, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य और बालकों की सुकुमार अवस्था को ध्यान में रख के रोजगार दिया जाएगा। और 39F कहता है कि बालकों की बात करता है बेसिकली 39F
कि स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, शोषण से रक्षा की बात करता है 39 जो कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब आता है 39A, इसे हम बड़ा ए लिख के समझ सकते हैं। 39A ये बोलता है समान और निशुल्क विधिक सहायता, इसको जोड़ा गया दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा, ये मूल संविधान में नहीं था। यानी राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या अन्य निर्योग्यता के कारण कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए, उपर्युक्त विधान या स्कीम अन्य रीति से निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। कि भाई कोई गरीब व्यक्ति, कोई वंचित व्यक्ति पैसे की कमी के चलते या किसी ज्ञान के अभाव के चलते न्याय से वंचित ना रह जाए, इसलिए निशुल्क विधिक सहायता का प्रोविजन किया गया। आप लोगों ने देखा होगा फिर नलसा, डलसा, सलसा राष्ट्रीय स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया है। कोई व्यक्ति यदि गरीब है, न्याय पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर राज्य उसकी हेल्प करेगा न्याय पाने के लिए। ये अलग से पढ़ाऊंगी जो नलसा, सलसा, डलसा वगैरह है। ठीक है, याद रखिएगा निशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है 39 जो कि मूल संविधान में नहीं था, 42वें द्वारा जोड़ा। 40 आपको याद रखना ही है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। गांधीवादी सिद्धांत है, ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए राज्य प्रयास करेगा और फाइनली 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इनको लागू कर दिया गया। ठीक है, 41 क्या कहता है दोस्तों? 41 याद रखना, काम का, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी काम के अधिकार, रोजगार के अधिकार की बात कहां की गई है? डीपीएसपी में की गई है, 41 में की गई है कि भाई राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने का, शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, दिव्यांगता, याद रखना दिव्यांग तथा अन्य अनहर्य अभाव की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार देगा। पहली बात तो काम का अधिकार, दूसरी बात ये 4 चीजें याद रखना, शिक्षा पाने का, ये बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी होता है बेरोजगारी, ध्यान रख लेना, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता यानी दिव्यांगता की स्थिति में लोक सहायता देगा। आप लोगों से कभी पूछे तो याद रखना निशक्तता की बात कहां है? तो आर्टिकल 41 में है। काम की बात कहां है? काम के अधिकार, रोजगार के अधिकार की तो आर्टिकल 41। अब हमको ध्यान रखना है 42 क्या कहता है। 42 सीधा ये कहता है कि भाई केवल काम ही नहीं चाहिए। 41 में काम की बात है ना, केवल काम ही नहीं चाहिए, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं भी चाहिए। आप हमको एक गुफा में, एक बंद कमरे में बैठा के कहोगे कि सारा दिन काम करोगे तो कैसे हो पाएगा? आपको एक खिड़की भी होनी चाहिए, वहां शौचालय की सुविधा भी होनी चाहिए, अवकाश भी होना चाहिए, यानी केवल काम ही नहीं चाहिए, काम की न्याय संगत दशाएं भी चाहिए। तो इसको एक क्रम से याद रखना है कि 41 बात करता है काम के अधिकार की, 42 बात करता है न्यायोचित दशाएं भी होनी चाहिए, यानी राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और प्रसूति सहायता, मैटरनिटी लीव की बात भी आर्टिकल 42 में आ जाती है। आप लोगों से पूछे महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की बात कहां की गई है? मौलिक अधिकारों में, डीपीएसपी में, मौलिक कर्तव्य में, तो हमको याद रखना है डीपीएसपी के अनुच्छेद 42 में। ठीक है, तो आर्टिकल 41 काम की, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की कंडीशन में लोक सहायता, और 42 बात करता है कि केवल काम ही नहीं, न्याय संगत दशाएं भी होनी चाहिए काम। आर्टिकल 43 कहता है कि भाई आपने हमको 41 के तहत काम दे दिया, 42 के तहत आपने हमको न्याय संगत दशाएं दे दी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया कर दिया आपने, लेकिन जब तक आप हमें निर्वाह मजदूरी नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? क्रम याद रखना, अब याद रहेगा। 41 के तहत काम, वो 4, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की कंडीशन में लोक सहायता, 42 में न्याय संगत दशाएं, 43 में कहता है कि निर्वाह मजदूरी भी दे दो। ऐसा थोड़ी ना है आपने बढ़िया कमरे में हमसे सारा दिन काम करवाया और हमको शाम में लिया, ये लो जी 20 रुपये किस चीज के, तो आपने सारा दिन काम कहा, तो हम कहेंगे कि भाई साहब ऐसा है, निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है 43 में, यानी राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के, अन्य प्रकार के सभी कर्मगारों को काम, निर्वाह योग्य मजदूरी, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं, और ये सब
प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यानी निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है किसमें, आर्टिकल 43। अब क्रम से याद रहेगा 41, 42, 43। 43A 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाई 43A। ये कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी, यानी राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम, स्थान या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मगारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा, कदम उठाएगा। एक बार आईएएस में पूछ लिया था कि स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी, तो हमें काटना था उसको कि स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी की बात नहीं की गई है, बल्कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी की बात की गई है 43A में। 43A 43B याद रखिएगा 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों इसको, और इसमें यह कहा गया कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रबंधन की व्यवस्था करेगा कौन, राज्य। 97वें संविधान संशोधन द्वारा 43B जोड़ा गया, जो प्रावधान करता है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। याद रहेगा सहकारी समितियां कौन से संशोधन द्वारा, 97वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन बना नहीं है, आईएएस में कभी भी बन सकता है। 44 आपको पता ही है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा राज्य। समान सिविल संहिता डिटेल्ड टॉपिक है, कभी मेंस में पढ़ाऊंगी, अभी के लिए बस इतना याद रखो, समान सिविल संहिता की बात है आर्टिकल 44 में, यानी डीपीएसपी में। आर्टिकल 45 बात करता है दोस्तों प्रारंभिक शेषवावस्था, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का प्रोविजन, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह नहीं होते, छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं। याद रखना इस आर्टिकल 45 में 86वें संविधान संशोधन से पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की बात थी, लेकिन क्या किया गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और यहां पे 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही प्रोविजन किया गया कि भाई ये 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे तो चले गए फंडामेंटल राइट में, इनकी शिक्षा की जो बात थी वो फंडामेंटल राइट में चला गया। तो 45 में 0 से 6 आयु के बच्चों की प्रारंभिक शेषवावस्था की बात की गई, ये देखभाल की बात की गई, यानी राज्य प्रारंभिक शेषवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक की जब तक कि वो 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसमें आंगनबाड़ी वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये बात याद रखना, पहले यहाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात थी, जो 86वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बन गया, और जब 6 से 14 वर्ष वाले वहां चले गए तो फिर यहाँ 0 से 6 की बात हो गई आर्टिकल 45। ठीक है, आर्टिकल 46 आपको याद रखना है दोस्तों, अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अन्य दुर्बल वर्गों हैं उनके शिक्षा और आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। यानी राज्य जो है जनता के दुर्बल वर्गों, विशिष्टता, एससी, एसटी और जो आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं उनके लिए उनकी अभिवृद्धि, उनके हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा और शोषण से उनकी रक्षा करेगा। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों के कल्याण की बात कहां है, आर्टिकल 46 में है, याद रखना। आर्टिकल 47 आपको बोलता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, लोक स्वास्थ्य हेल्थ की बात कहां है, तो आर्टिकल 47 में है। राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन को ऊंचा उठाने, लोक स्वास्थ्य के सुधार करने को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा, और राज्य विशिष्टता, मादक पेय, जो शराब बंदी वगैरह की बात आती है ना, वो इस आर्टिकल 47 में ही आती है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, यानी जो ड्रग्स वगैरह है ना, उनका औषधियों में तो यूज हो सकता है, लेकिन औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पे बैन की बात करता है। जैसे ड्रग्स बैन है भारत में, तो 47 याद रख लेना। 47 किसकी बात है, मादक पेय, ड्रग्स आदि के प्रतिबंध की बात है, लोक स्वास्थ्य हेल्थ की बात है, पोषाहार स्तर की बात है, तो ये सब बात है आर्टिकल 47। ठीक है, याद रख लीजिएगा, सलमान खान से याद रख लेना भाई 47, हालांकि अब तो बहुत बड़ी उम्र हो गई है उनकी, याद रखना 47 से याद रख लेना। ठीक है, मादक पेय, ड्रग्स वगैरह, तो ये कहां पे बात है, तो आर्टिकल 47 में। 48 में आपको याद रखना है कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि की बात है किसमें,
आर्टिकल 48 में कि भाई राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, और जो गोवध का जो वो है ना प्रतिबंध कि भाई उनके वध का प्रतिषेध, ये सब आर्टिकल 48 में आएगा। गोवध प्रतिषेध या जो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए जो राज्य प्रयास करेगा, ये आर्टिकल 48 में आएगा। ठीक है, आर्टिकल 48A याद रखिएगा, ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें बात है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन करने का राज्य प्रयास करेगा, आर्टिकल 48A। आर्टिकल 49 में 49A नहीं है दोस्तों, ये आर्टिकल 49 है, सीधा आर्टिकल 49 है, सॉरी आर्टिकल 49 है, ए वे नहीं है। ये राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन जो भी राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान होते हैं, जैसे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, उनके संरक्षण का राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल 49 में यानी आर्टिकल 49 में साफ साफ तौर पे बोला गया है। ये कई बार मिलान करने के लिए पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आर्टिकल 49 याद रखना। 50 आपको पता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात है। ठीक है, कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण की बात है 50 में। 51 आपको याद रखना है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात है। इसको आप कैसे याद रखोगे भाई, 36 से 51 तक डीपीएसपी हैं, हमने 36 से 50 तक राष्ट्रीय समस्याओं को देखा, और जो अंतिम डीपीएसपी यानी 51 है उसमें हम अंतरराष्ट्रीय शांति की ओर चले गए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राज्य प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध बनाने की बात होगी। ठीक है, एक दूसरे के प्रति एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि की बाध्यताओं के प्रति आदर की बात हो गई, और अंतरराष्ट्रीय जो भी विवाद होंगे उनको मध्यस्थता से निपटाने को प्रोत्साहन। एक बार इस तरीके से भी क्वेश्चन बना था कि कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने की बात करता है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 51 करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो यहां तक हमने देखा हमारे डीपीएसपी कंप्लीट। अभी 2-3 चीजें और बता दूं, उसके बाद एक बार रिवाइज कराऊंगी, घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहां से बनता है कि भाई कितने भागों में बांटा गया है, तो मैं पहले ही बता चुकी हूं, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बुद्धिवादी। और यदि आपको अनुच्छेद याद हो जाते हैं ना एक बार, फिर आप इनको, और आपको संकल्पना याद है कि भाई समाजवादी क्या हो सकता है, गांधीवादी क्या हो सकता है, तो फिर आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे। जैसे समाजवादी सिद्धांत, तो भाई ये समाजवादी सिद्धांत तो क्या आलोक में है, लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य, और समाजवाद का मतलब ही क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो जिस जिस अनुच्छेद में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है वो सारे किस में आ जाएंगे, समाजवादी में आ जाएंगे। जैसे आर्टिकल 38 कल्याणकारी राज्य की बात है कि नहीं है, ये मैं बता चुकी हूं, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है एक तरीके से। डीपीएसपी को डिटेल में हम मेंस में पढ़ेंगे, और फाउंडेशन कोर्स जो अब मैं आप लोगों का लेके आऊंगी, जो नए बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं बहुत डिटेल में डीपीएसपी पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी बेसिकली हमें यूपीएससी के पीटी और पीसीएस के पीटी का रिवीजन करना है, तो मोटे तौर पे आर्टिकल 38 याद रखना है, कल्याणकारी राज्य समाजवादी में आ जाएगा। आर्टिकल 39 आय की असमानताओं को और बहुत सारे संरक्षण के प्रोविजन करता है। ये सारे 39 के जो प्रोविजन है किस में आ जाएंगे, समाजवादी में आ जाएंगे, कि भाई जीविका के पर्याप्त अवसर हैं, देश के संसाधनों का देश हित में प्रयोग, धन के संकेंद्रीकरण पर रोक, जीविका के पर्याप्त अवसर, बालकों का जो संरक्षण या बालकों के स्वास्थ्य के अवसर, ये सारे किस में आ जाएंगे, समाजवादी। 39 है निशुल्क विधिक सहायता, भाई गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, तो समाजवादी 39 है। 41 काम का अधिकार किस में आ जाएगा, भाई काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता, यानी ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति बेकार है, बेरोजगार है, ठीक है, बूढ़ा है, बीमार है, निशक्त है, दिव्यांग है, तो ऐसी कंडीशन में लोक सहायता पाने का जो अवसर है ये किसका पार्ट होंगे, समाजवादी सिद्धांत ही तो आएगा, तो आर्टिकल 41 आ जाएगा। काम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, प्रसूति सहायता, महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव, ये किस में आ जाएगा, समाजवादी में आ जाएगा। आर्टिकल 43 यानी जो निर्वाह मजदूरी, ये किस में आ जाएगा, समाजवादी में। तो इतना है समाजवादी। बाकी उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी, भाई कर्मगारों की भागीदारी होनी चाहिए प्रबंधन में, किसका पार्ट होगा, समाजवादी का पार्ट होगा, 43A। और पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोक स्वास्थ्य की बात, हेल्थ की बात हो रही है, पोषाहार
स्तर को ऊंचा उठाने की बात हो रही है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तो मिले। आर्टिकल 47 किस में आ जाएगा? समाजवादी में आ जाएगा। इस तरीके से समाजवादी में क्या क्या आएंगे? तो आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, 41, 42, 43, इसके बाद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, और आर्टिकल 47 जिसमें हेल्थ पोषाहार स्तर की बात, ये सारे समाजवादी एरिया में आ जाए। सीधा क्वेश्चन बनता है तो एलिमिनेट कर देना। अब आते हैं गांधीवादी में क्या क्या आएंगे जी। तो गांधीवादी, गांधी जिन सिद्धांतों में विचार रखते हैं और जो जो डीपीएसपी वो सब गांधीवादी में आ जाएंगे। जैसे गांधी जी स्थानीय स्वशासन में विश्वास रखते हैं, गांधी जी विकेंद्रीकरण की बात करते हैं कि नहीं करते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो विकेंद्रीकरण के लिए स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, तो ग्राम पंचायतों का गठन किसका पार्ट हो जाएगा? गांधीवादी सिद्धांत का, यानी आर्टिकल 40 हो जाएगा। कुटीर उद्योगों की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? कुटीर उद्योगों की बात, बड़े उद्योगों का तो समर्थन ही नहीं करते गांधी जी, कहते हैं कि कुटीर उद्योगों का विकास करो। कुटीर उद्योगों का विकास करोगे, इसी से जो समाज के जो जटिल बंधन है, जाति व्यवस्था वगैरह टूटेंगी। ठीक है, तो कुटीर उद्योगों की बात करते हैं, तो आर्टिकल 43 किसमें आ जाएगा? गांधीवादी विचारों में आ जाएगा। 43B क्या है? सहकारी समितियों की बात करेंगे कि नहीं करेंगे गांधी जी? तो 43B आ जाएगा गांधीवादी विचारों में। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यानी 40 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। 43 आपको पता है ना क्या था? 43 सीधा सीधा एक बार दिखा देती हूं, सीधा सीधा था निर्वाह मजदूरी की बात। तो गांधी जी कहेंगे ना कि भाई केवल काम नहीं, निर्वाह मजदूरी भी हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ये समाजवादी में भी आ जाएगा और गांधीवादी में भी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुटीर उद्योग। ठीक है, इसके अलावा हमको ध्यान रखना है 43B आपका आ गया सहकारी समितियां, गांधीवादी। अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो याद रखना, अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के जो कल्याण की अवधारणा आर्टिकल 46 के तहत, ये भी गांधीवादी आ जाएगा। मादक पेय पदार्थ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि के प्रयोग पे प्रतिबंध की बात करेंगे ना, मादक पेय पदार्थों के बैन की, तो आर्टिकल 47 किस में आ जाएगा? गांधीवादी में आ जाएगा। गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन, गोवध निषेध, ये सब 48 में आता है। तो ये सब गांधीवादी दर्शन में आ जाएगा। तो मोटे तौर पे हमने देखा समाजवादी, गांधीवादी। अब हम बात करते हैं उदार बौद्धिकवादी में क्या आएंगे जी। तो समान सिविल संहिता किसकी अवधारणा आएगी? उदार बौद्धिकवादी। आर्टिकल 45 के तहत क्या है? आर्टिकल 45 में सीधा है कि 14 वर्ष नहीं आएगा, अब 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो हम संरक्षण देते हैं वो उदार बौद्धिकवादी में आ जाएगा। और साथ ही आर्टिकल 48 जो ये आ जाएगा ना, कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक बनाना। ठीक, और 48A में आ जाएगा पर्यावरण संरक्षण। ये सब उदार बौद्धिकवाद में आएंगे। इसको एक बार देख लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है अगर डीप क्वेश्चन पूछा डीपीएसपी से तो। बाकी ये सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कब, ये जो है ये सब मेंस की परिचर्चा, ये अभी नहीं करेंगे। बस इस लिस्ट को एक बार देख लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसको छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 39A जोड़ा गया भाई, 39 जो ए है निशुल्क विधिक सहायता 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 39F जो बच्चों वाला था वो जोड़ा गया 42वें द्वारा। 43A जोड़ा गया 42वें द्वारा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ये जोड़ा गया याद रखना 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 49B। 45 में संशोधन किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, आपको पता है 6 से 14 वर्ष वाले 21 में चले गए और 0 से 6 45 में, और 48 से जोड़ा गया 42वें द्वारा। यानी मूलतः डीपीएसपी में 3 बार संशोधन किया गया है। एक 3 संशोधनों के माध्यम से, एक 42वें द्वारा, एक 86वें द्वारा और एक 97वें द्वारा। याद रखना इस बात। 42वें द्वारा 4 चीजें जोड़ी गई, 39F, 39A बड़े वाला ए जो निशुल्क विधिक सहायता है, 43A और 48A। 86वें संशोधन द्वारा 45वें संशोधन किया गया और 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 39B। ये लिस्ट याद रख लीजिएगा कृपया करके पीटी के पॉइंट ऑफ। हम थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, होप आप लोग समझ रहे होंगे। जो नए बच्चे हैं वो घबराएं नहीं, फाउंडेशन कोर्स जब मैं लाऊंगी तो हम पूरे डिटेल से धीरे धीरे एक एक चीज को पढ़ेंगे। मुझे पता है नए बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी,
लेकिन अभी हमें 5 जून और पीसीएस के पीटी को टारगेट करना है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। 42वें द्वारा 4, 86वें द्वारा 45वें संशोधन और 97वें द्वारा 43B। अब हम एक बार फटाफट फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद रिवाइज कराऊंगी। पहला, मूल अधिकार उदारवादी दर्शन पे आधारित है। ये अलग अलग विचारों पे आधारित है, इसमें गांधीवादी भी हैं, इसमें समाजवादी भी हैं और इसमें हम उदारवादी भी देखते हैं। यह सामान्य रूप से राज्य और कुछ मामलों में निजी व्यक्तियों पर निषेधाज्ञा होते हैं, मतलब रोकते हैं राज्य को। याद रखना, फंडामेंटल राइट रोकते हैं राज्य को कि ऐसा कानून मत बना देना जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे। ये राज्य को काम करने के लिए कहते हैं। ये क्या कहते हैं? मूल दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने को कहते हैं कि भाई आप काम करो। वही बात है कि फंडामेंटल राइट की प्रकृति नकारात्मक होती है, क्योंकि ये राज्य को नीतियों के निर्माण पे प्रतिबंध लगाते हैं, राज्य को कार्य करने से रोकते हैं कि भाई आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो ये नकारात्मक है। डीपीएसपी, ये सीधे स्टेटमेंट पूछी जा सकती है दोस्तों, ध्यान रखना। डीपीएसपी सकारात्मक है, ये राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। आर्टिकल 37 शासन के मूलभूत होंगे डीपीएसपी, यानी राज्य समय समय पर डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। आर्टिकल 32 के तहत हमको पता है यदि हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूं। अगली बात, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का आधार है और डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आधार है। सीधा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अगला, ये व्यक्ति केंद्रित होते हैं जबकि निदेशक तत्व समूह केंद्रित होते हैं और ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ाने के लिए है। होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं, फटाफट। भाग 4 36 से 51, डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, कल्याणकारी राज्य का आधार है। कमजोर और कल्याणकारी राज्य क्या है मैं बता चुकी हूं भाई, कमजोर और अति संवेदनशील वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करना। इसके अलावा आयरलैंड से लिया गया है, इनको आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। 3 तरीके के हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकवादी। ठीक है, ये सिफारिशें हैं, गैर प्रवर्तनीय है और राज्य को काम करने के लिए कहते हैं कि भाई आप समय समय पे इनको लागू करने का प्रयास करेंगे और फिर राज्य अलग अलग कानूनों के माध्यम से इनको लागू करने का प्रयास करते भी हैं। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो मेंस का पार्ट है, पीटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगी अलग से। ठीक है, ये देख लेना। फिर मैंने डिफरेंस अभी बताया कि भाई ये एक तरीके से उदारवादी है, ये समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी है। ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। ये राज्य को रोकते हैं, ये राज्य को काम करने के लिए कहते हैं। ये प्रवर्तनीय है, ये गैर प्रवर्तनीय है। ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। ये व्यक्ति केंद्रित होते हैं, ये समूह केंद्रित होते हैं, कल्याणकारी आधारित होते हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं लागू किए गए ये मैं पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ। 36 में परिभाषा है दोस्तों। 37 में मूलभूत होंगे, राज्य इनको लागू करने का प्रयास करेगा और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये कहा गया है। 38 में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। 39 में 6 बातें हैं, जीविका के पर्याप्त साधन, देश के संसाधनों का देश हित में प्रयोग, धन के संकेंद्रीकरण पर रोक, समान कार्य के लिए समान वेतन और पुरुष और स्त्री के स्वास्थ्य और बालकों की सुकुमार अवस्था केवल बालकों के लिए है कि उनके स्वास्थ्य विकास का आधार, ये सारी बातें हैं। 39A में निःशुल्क विधिक सहायता है। 40 में पंचायतें हैं। 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता का राज्य कुछ सहायता प्रदान करेगा, इसका आधार है भाई काम दिया जाएगा। और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता यानी दिव्यांगता की स्थिति में जो लोक सहायता है वो इसी के तहत आती है। ठीक। 42 में न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता, मैटरनिटी लीव पूछ लेगा, कहां पे प्रसूति सहायता का उल्लेख है, तो डीपीएसपी में है कि फंडामेंटल राइट में है, तो याद रखना डीपीएसपी के आर्टिकल 42 में कायम की न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता। 43 आपको निर्वाह मजदूरी की बात करता है कि भाई केवल काम ही नहीं, न्याय संगत दशाएं नहीं, आपको निर्वाह मजदूरी भी दी जाएगी। 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी। 43B सहकारी समितियां। 44 समान सिविल संहिता। 45 प्रारंभिक शेषवावस्था 0 से 6, आपको याद है 86 में द्वारा 6 से 14 को 21A के तहत ले लिया गया, यानी प्रारंभिक शेषवावस्था के कल्याण की बात है 45 में। 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के संरक्षण से संबंधित है, गांधीवादी सिद्धांत है।
47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य यानी मादक पेय, ड्रग्स वगैरह के बैन की जो बात है वो 47 में है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन होगा, एक तरीके से वैज्ञानिक प्रणालियां लागू करने की बात की जाएंगी, और जो गोवध वगैरह का निषेध है ना वो आर्टिकल 48 में ही आएगा। 48A पर्यावरण संरक्षण, 49 राष्ट्रीय महत्व, 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, 51 आपको पता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, तो समाजवादी में 38 आ जाएगा कल्याणकारी, 39 के सारे प्रोविजन आ जाएंगे, 39 ने निःशुल्क विधिक सहायता आ जाएगी, 41 काम आ जाएगा, 42 न्याय संगत दशाएं प्रसूति सहायता, और 43 निर्वाह मजदूरी। 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, और 47 आपको पोषाहार और जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य, ये सारी बातें समाजवादी में आ जाएंगी। गांधीवादी में 40 आएगा पंचायतें, 43 कुटीर उद्योगों की बात जो है, काम के अधिकार की बात, कुटीर उद्योग, ये सब 43 में आएगा गांधीवादी में। 43 भी सहकारी समितियां, इसके अलावा 46 अनुसूचित जाति जनजाति वाला, 47 मादक पेय पदार्थ और ड्रग्स के बैन वाला, 48 जो गोवध निषेध, ये सारे गांधीवादी में आ जाएंगे। उदारवादी में आएगा 44, 45 और 48 और 48 है। ये मैं पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या है, एक बार जरूर ध्यान से देख लेना, यहाँ से डीप क्वेश्चन बन सकता है। फाइनली बस हमको ये याद रखना है 3 बार संशोधन हुए हैं, 42 में द्वारा 4 चीजें जोड़ी गई, 39F, 39A, 43A, 48A। 86वें संशोधन द्वारा आर्टिकल 45 में परिवर्तन किया गया, 6 से 14 की जगह पे 0 से 6 वर्ष यानी प्रारंभिक शेष अवस्था की बात की गई, और 97वें द्वारा 43B यानी सहकारी समितियां जोड़ी गई। होप आप लोगों को डीपीएसपी की एक क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। वैसे डीपीएसपी में मेरे पास करवाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो आप लोगों को जैसे कहाँ कहाँ क्रियान्वयन हुआ है तो बहुत जगह, ये सब मेंस में पढ़ेंगे हम लोग। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, ये सब मेंस में पढ़ेंगे, फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है। तो दोस्तों इसको एक बार पक्के से रिवाइज कर लेना। डीपीएसपी में जो भी पीटी में क्वेश्चन बनेगा इसी एरिया से बनेगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं दोस्तों। कमेंट कीजिए यदि आपको समझ में आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जुड़िए मेरे चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको यहीं पे मिलेगा। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सपने देखिए, आसमान में उड़िए, नकारात्मक नहीं सोचना है, हमेशा सकारात्मक रहना है और अपने उद्देश्य को किसी भी कीमत पे पूरा करना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।